हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपने कंप्यूटर बेस्ड MCQs एंड PYQs का पहला प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। और मुझे एक्चुअली अपने क्लास में कंप्यूटर की क्लास दी गई कि आप कंप्यूटर को भी कंटिन्यू करिए, बट मैंने जो सिलेबस देखा तो काफ़ी मिक्स सा सिलेबस था। तो फिर मैंने PYQs निकाले लगभग पिछले 8-10 सालों के। वहाँ से मुझे समझ में आया कि हमें किस ओर चलना चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम एक बार PYQs देखते हैं, ताकि हमें एक निश्चित रास्ता पता चल सके कि हमें क्वेश्चंस आते कैसे हैं और हमें पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि PYQs देखकर ही हम, किसी परीक्षा का इतिहास देखकर ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल आने की प्रायिकता है। कैसे सवाल आएंगे हम इसकी केवल उम्मीद कर सकते हैं, इसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। एज इट इज़ वही आएगा ये कोई भी नहीं कह सकता, है ना। तो चलिए, पहला सवाल, CPU का कौन सा भाग गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। ठीक है, तो ये सवाल SSC CGL 2014 मतलब 2014 में आया हुआ था। चलिए, तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, CU कंट्रोल यूनिट। तो जो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट होती है वो लगभग कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है ना, लेकिन गणितीय और तार्किक गणनाओं को नहीं करती, है ना। जैसे कि प्रश्न में दिया गया है उनको नहीं करती। उसके लिए एक अलग सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, अर्थमेटिक मतलब गणितीय, लॉजिक मतलब तार्किक। तो इसका ऑप्शन ये होगा, लेकिन हम और भी ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। हाँ, अच्छा, ALU में क्या क्या होता है। ALU में आप देखें तो जितने भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कंपैरिजन मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तुलना और भी जैसे तार्किक क्रियाएं हैं, वो सारी तार्किक क्रियाएं इसी भाग में होती हैं। उसके बाद ऑप्शन है रैम। तो रैम एक अस्थाई मेमोरी होती है। अस्थाई कह रहा हूँ मैं, उसका मतलब टेम्पररी मेमोरी होती है, जो थोड़े समय के लिए जहाँ पर डेटा होता है और बाद में वो डेटा ख़त्म हो जाता है। रोम रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी और रैम में दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये एक एक्चुअली स्थायी मेमोरी होती है ना। ये एक स्थायी मेमोरी है जिसमें निर्देश पहले से संग्रहित रहते हैं। जो निर्देश होते हैं वो पहले से ही संग्रहित रहते हैं, तो इसे आप एक स्थायी मेमोरी कह सकते हैं। कल को ये अगर सवाल आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी मेमोरी है, तो रैम नहीं होगा, वो होगा रोम। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की तरफ। मतलब आप एक ही प्रश्न करके आप देखिए, आपको रैम और रोम के बारे में भी जानकारी मिल गई, है ना। चलिए, HTML का पूरा नाम क्या है। मतलब पहले ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते थे, हालांकि ये टाइपिंग का कुछ मिस्टेक है। ये 2014 का प्रश्न है। तो पहले ऐसे सवाल ज़्यादा आते थे, किसी का फुल फॉर्म पूछ लेता था, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नई थी, है ना। तो लोगों में इस चीज़ें की अवेयरनेस बहुत कम थी। तो आप देखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, एक या दो जो वर्ड होता है ना वो बस चेंज होता है, बाकी लगभग सारे सेम होते हैं। तो आप देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा है हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज। तीसरा हाइपर ट्रांसफर मार्किंग लैंग्वेज। चौथा नॉन ऑफ दीज द अबव। तो देखा जाए तो इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अस्थाई स्मृति किसे कहा जाता है। अब ये बात आ रही अस्थाई स्मृति की। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो रैम होती है उसमें जो डेटा होता है वो थोड़े समय के लिए रखा जाता है, और जो रोम होता है वो होती है स्थायी, है ना। तो आइए इसका हम आंसर देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है रोम जैसे कि हमने ऊपर देखा, ये एक स्थायी मेमोरी है, ना कि अस्थाई। उसके बाद हार्ड डिस्क जो होता है, इस पे सारा डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है। जब आप डिलीट करेंगे तो ही डिलीट होगा, अदरवाइज नहीं। तो हार्ड डिस्क तो स्थायी मेमोरी है, वो बात है। रोम भी स्थायी मेमोरी, ये भी ठीक है। डीवीडी भी एक स्थायी वो है, स्टोरेज माध्यम है। देखा जाए तो आप DVD में अगर कुछ भी अपनी फ़ोटो क्लिप्स, वीडियोज़ या सॉन्ग्स वगैरह रखेंगे तो वो एक स्थायी तौर पर रखा जाता है ना। जो रैम है, रैम एक अस्थायी रूप से स्टोर होता है। सपोज करिए आप अभी अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक से आपका लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो जाती है
और आपका लैपटॉप बंद हो जाता है। तो फिर उसमें क्या होगा, आप जो भी टास्क कर रहे थे वो वहीं स्टॉप हो जाता है। ठीक है, आपको अगर वो टास्क करना है तो वापस से फिर से सारी चीज़ें नए तरीके से करनी होंगी। तो वो होता है रैम। अब आते हैं www का आविष्कार किसने किया। www का आविष्कार, तो सबसे पहले तो www का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और इसका आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार देखिए बिल गेट्स, ठीक है, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड हैं। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, है ना, कंप्यूटर का आविष्कार। और स्टीव जॉब्स, ये भी अच्छा, ये एप्पल के हैं स्टीव जॉब्स, और ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ठीक है, तो जो स्टीव जॉब्स हैं ये एप्पल के को फाउंडर माने जाते हैं, और जो बिल गेट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। ठीक है, बचते हैं टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली जो हैं, इन्हें माना जाता है कि इन्होंने www की खोज की या आविष्कार किया। ठीक है, 1 KB किसके बराबर होता है, आप ये भी देख सकते हैं, 2023 में पूछा गया था। 1 KB बराबर 1, अच्छा आपको याद है पहले हम लोग जैसे 512 MB की चिप यूज़ करते थे। अब मुझे पता नहीं आप में से किसको ये पता है, एक इस तरीके की एक चिप होती थी, शायद अभी भी मेरे पास कुछ पड़ी होंगी, SD कार्ड बोलते थे सब, है ना, SD कार्ड। तो इस तरह की एक सैनडिस्क की आती थी, सैनडिस्क, हाँ इस कंपनी की आती थी, मतलब मोस्टली जो होती थी सैनडिस्क वगैरह की होती थी, SD कार्ड होता था। 512 MB, 1 GB अगर किसी के पास है तो वो बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब 1 GB बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, तो चलिए 1000 बाइट्स, सामान्यतः अगर देखा जाए तो गणना में तो 1000 माना जाता है, लेकिन KB में 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, और ये आधे KB की बात है, मतलब हाफ KB की बात होती है, और ये जस्ट 1 KB से डबल होता है, 2048। तो आपका आंसर होगा 1024, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ठीक है, और आप इसको अगर कन्वर्ट करो 1 GB में, तो मुझे आप आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा। चलिए, अच्छा पहले ऐसे सवाल बड़े आते थे, मुझे पता नहीं पुलिस में कैसे आ गया। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस में देखिए ज़्यादातर तो कन्फ्यूज़न नहीं होता, अगर आपने उस डिवाइस को देखा है या कभी यूज़ किया है तो आप इजीली समझ पाएंगे कि वो इनपुट कर रही है या आउटपुट के लिए है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे अप्लायंस होते हैं कि हमें पता नहीं होता, जैसे माउस। अब माउस से हम क्या करते हैं, सबको पता है, माउस से हम कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, रॉन्ग क्लिक, जो भी है। तो जब ये हम करेंगे तो उससे क्या होगा, मतलब हम एक इनपुट दे रहे हैं, है ना। उसके बाद कीबोर्ड, अब कीबोर्ड से भी तो हम इनपुट ही कर रहे हैं, कोई डेटा इंटर करना है, कोई कुछ आपको लेटर लिखना है, PPTs बनानी है, तो कैसे करेंगे, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद स्कैनर। अच्छा, अब स्कैनर में थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि स्कैनर में आप जब डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो, है ना, तो किसी को ऐसा लगता है ये कैसे इनपुट हुआ, लेकिन आप देखोगे जब स्कैनर में आप एक कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हो और वो स्कैन होता है तो वो कहाँ पे शो होता है, वो मॉनिटर पे शो होता है। इसका मतलब वो इनपुट हुआ है, वो डेटा आपने इनपुट किया है। उसके बाद मॉनिटर। अब मॉनिटर पे आप कुछ भी करोगे आपको दिखेगा, दिखने का मतलब होता है कोई ना कोई रिजल्ट आया, और रिजल्ट लेंगे आउटपुट, कहते हैं ना इस काम के बाद हमें क्या आउटपुट मिला। तो आउटपुट का मतलब लास्ट में रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट आपको कहाँ दिखेगा, मॉनिटर में दिखेगा। तो आपका आंसर होगा मॉनिटर। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये ऑप्शंस के साथ जब हम क्वेश्चन करते हैं सारे ऑप्शंस को, तो आप लोग को ये ठीक लग रहा होगा, क्योंकि इससे हो सकता है समय थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन उस प्रश्न में फिर आगे आप कोई भी इस तरह के प्रश्न आएगा आप कभी भी उसे गलत नहीं करेंगे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जो चार्ल्स बेबेज थे ना, इन्होंने एक्चुअली एक एनालिटिकल इंजन बनाया था। पहले कंप्यूटर ऐसा नहीं था जैसे आज दिखता है। आज हम देखते हैं कंप्यूटर एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट डिस्क में बना हुआ है, छोटा सा कंप्यूटर आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो पहले ऐसा कहीं नहीं था, लेकिन अब आप जब देखते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर अलग ही, मतलब काफ़ी अच्छा छोटा सा होता है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है,
तो इन्होंने एक एनालिटिकल कहना चाहिए इंजन बनाया था, इसीलिए इनको उसका जनक माना जाता है कंप्यूटर का। उसके बाद ब्लेज पास्कल जो थे, इन्होंने पैस्कलाइन मशीन बनाई थी, एक पैस्कलाइन मशीन थी जो इन्होंने बनाई थी, और उसका कहीं ना कहीं उपयोग कंप्यूटर की दुनिया में ही हुआ, लेकिन वो कंप्यूटर नहीं था। उसके बाद जॉन नेपियर एक्चुअली बोन्स के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? ईमेल किसी ने आप में से भेजा है? ईमेल भेजा है आपने? ठीक है, भेजा ही होगा, लेकिन प्रोटोकॉल के बारे में इतना आइडिया नहीं रहता बेसिकली। तो SMTP, ये जो T है ना, T का मतलब ट्रांसफर, TP मतलब प्रोटोकॉल, तो ये T का मतलब और P का मतलब आप ध्यान रखिए, जहाँ भी T और P है इसका मतलब है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए, तो अब हमें आगे के जो दो हैं इनके बस मतलब जानने हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले SMTP को अगर मैं देखूं तो SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर, आप लोग भी चाहें तो लिख लें ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये सब कुछ आ जाएगा, है ना। लेकिन क्यों इतनी मेहनत करना जब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, है ना। और दूसरा क्या है, ये वेब पेज खोलने के लिए यूज़ होता है, वेब पेज खोलने के लिए यूज़ होता है। और FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, फाइल ट्रांसफ़र। और TCP क्या होता है? डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कहलाता है। ये क्या होता है? डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये सब जब आप DCA या PGDCA करेंगे तो और भी ज़्यादा समझेंगे। फिलहाल अभी हमें उतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बस ये समझ लेते हैं कि SMTP का यूज़ होता है ईमेल भेजने के लिए। चलिए, अच्छा, आप में से कोई भी मतलब चाहे तो ये सारे क्वेश्चंस आप कोई भी एग्ज़ाम की जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। अब हाँ, कई बार एग्जाम में अधिकांशतः शॉर्ट की भी पूछ लेता है, जैसे Ctrl+X का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है, मतलब आधे से ज़्यादा आप सबको आंसर पता है। कॉपी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Ctrl+C। पेस्ट के लिए Ctrl+V। और अंडू के लिए Ctrl+Z। और कट के लिए यूज़ करते हैं X। ठीक है, तो अभी हमें 1 2 3 4 चार के चारों पता हो गए। आइए अब हम देखते हैं कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस एक हार्डवेयर डिवाइस है क्या? नहीं, क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस तो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वायरस तो ऐसा होता नहीं है। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम, क्या ऐसा कोई यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसका हम यूज़ करते हैं? नहीं, क्योंकि यूटिलिटी प्रोग्राम कंप्यूटर को कुछ सेवाएं देता है, लेकिन वायरस तो कोई सेवा नहीं देता। उसके बाद ब्राउज़र, तो ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र में हम इंटरनेट बेसिकली चलाते हैं, कोई चीज़ हम खोजते हैं या कोई डेटा इनपुट करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं वो होते हैं वायरस, है ना। कुछ ऐसे वीडियोस बना दिए जाते हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस बना दिए जाते हैं जो आपके कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें से कौन से सर्च इंजन हैं? तो आपको सर्च इंजन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे विंडोज़, आप लोगों को पता है Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, अभी 11 के आसपास चल रहा है। तो ये क्या होता है? आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके लैपटॉप, आपके सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वैसा ही आपका सिस्टम चलेगा। गूगल सर्च इंजन है, आपको पता है ना। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक्सेल क्या है? एक्सेल बेसिकली MS माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड का एक पूरा पैकेज होता है, MS वर्ड, जिसमें MS ऑफिस का एक पूरा पैकेज होता है, जिसमें MS वर्ड, MS PPT और होता है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में आप क्या करते हैं? कोई भी चार्ट बना सकते हैं, कोई भी टेबल बना सकते हैं, कोई भी नंबर्स, आप बहुत सारे फार्मूला के थ्रू आप बहुत सारी गणनाएं कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अभी ऊपर आपने पढ़ा था रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम अस्थायी प्रकार की मेमोरी, क्योंकि लाइट ऑफ और जैसे ही बैटरी ख़त्म होगी उस स्थिति में क्या होगा?
अभी तक जो भी डेटा आप कर रहे थे वो सारा डेटा कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। इसका मतलब जो रैम में होगा वो गायब होगा, पूरा नहीं। ठीक है, चलिए इस पे भी हम एक बार ऑप्शंस में देखते हैं ताकि अगले क्वेश्चन में। चलिए, परमानेंट मेमोरी क्या होती है? रोम। आप सबको पता है परमानेंट मेमोरी रोम होती है। उसके बाद ऑप्टिकल मेमोरी, आप लोग गेस कर सकते हैं क्या होता है? ऑप्टिकल मेमोरी जैसे सीडी, डीवीडी जो पहले यूज़ किया जाता था, है ना। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है? सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क आती है आपकी, है ना। जैसे 1 TB की लगभग 1 TB या 512 GB की हार्ड डिस्क नॉर्मली यूज़ होती है। मैंने भी जो सिस्टम रखा है उस पर लगभग 1 TB की सेकेंडरी मेमोरी है। चलिए, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? देखिए, सॉफ्टवेयर तो निर्दोष कुछ, मतलब सॉफ्टवेयर कुछ कोडिंग होती है बेसिकली, और उसके थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये उसके लिए होता है। हार्डवेयर जो कंप्यूटर के सारे भौतिक भाग होते हैं जिन्हें आप अपने हाथों से छू सकते हैं, जो आप रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, तो उसे बोलते हैं हार्डवेयर। तो क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, फर्मवेयर, मेलवेयर, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। उसके बाद जो CRAY-1 CRAY-1 था, ये अमेरिका का या शायद कोई विदेश का ही था, मतलब इंडिया का नहीं था। उसके बाद डीप ब्लू IBM का एक चेस कंप्यूटर था। IBM जो कंपनी आप जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी का नाम है, उसका एक चेस कंप्यूटर था जिसपे बेसिकली वो चेस खेलते थे। उसके बाद टाइटन मतलब सुपर कंप्यूटर तो है लेकिन ये पहला नहीं था, है ना। टाइटन सुपर कंप्यूटर है बट ये पहला नहीं था। अब आइए, URL का प्रयोग किस लिए किया जाता है? URL का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कोई मुझे बताएगा? तो प्रिंटर का पता लगाना, क्या आपको लगता है प्रिंटर के लिए URL का कुछ रोल रहता है? नहीं। उसके बाद CPU एड्रेस, ऐसा कुछ हमने पढ़ा? नहीं। उसके बाद मेमोरी एड्रेस? नहीं। वेबसाइट का पता लगाना, है ना, URL जो होता है बेसिकली वो होता है वेबसाइट के लिए यूज होता है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है MS वर्ड? देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं। जैसे विंडोज़, है ना, जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसके बाद अगर हम आए तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम का देखभाल करते हैं, जैसे एंटीवायरस हो गया, ये सब यूटिलिटी में आते हैं। उसके बाद फर्मवेयर, जो फर्मवेयर होते हैं वो हार्डवेयर में स्थायी रूप से कुछ संग्रहित सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो परमानेंट शुरू से ही स्थायी रूप से रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फर्मवेयर। फर्म आप समझ सकते हैं, FIRM, फर्म मतलब दृढ़, पहले से ही जो फिक्स होते हैं, जिन्हें आप हटा नहीं सकते। अच्छा, जैसे आप देखते होंगे कि आप कोई नया फ़ोन खरीदते हैं या कुछ भी, तो उस पर कई सारे एप्लीकेशन वो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। उनमें से कुछ तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश जब आप अनइंस्टॉल करते हैं तो नहीं होते, मतलब ऑप्शन ही नहीं आता उन्हें अनइंस्टॉल करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि उसे ही हम फर्मवेयर बोलते हैं, है ना। चलिए, अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड का उपयोग एक्चुअली जो वर्ड होता है MS वर्ड, वो दस्तावेज बनाने, मतलब आप कोई ऐसे लिख सकते हैं, कोई बुक लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक पे लेटर लिख सकते हैं, बेसिकली ये इस काम में आता है ना। इसीलिए आप कह सकते हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड है, क्योंकि इस पर आप कोई ना कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। एप्लीकेशन क्या है? आपको कोई लेटर टाइप करना है, ऐसे टाइप करना है, या कोई बुक लिखनी है। चलिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं। 2 कौन से अंक होते हैं? 0 और 1। इसी में पूरी जो भी आप कंप्यूटर आज देख रहे हैं, वो पूरा कंप्यूटर इसी नंबर पे काम करता है। 01 01 01 01, इस तरह कुछ कोडिंग होती है और ये कोडिंग चलती रहती है। जो 8 है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम बेसिकली होते हैं, और जो 10 है ये डेसिमल सिस्टम में आता है। तो ये सब की ज़रूरत नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है?
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है निम्नलिखित में से? जावा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आप C++ ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने देख लिया है। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन है ना, सर्च, जहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र बेसिकली। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल पहले कहाँ जाती है? अच्छा, आपने देखा होगा अगर आप कोई फाइल डिलीट कर देते हैं, डिलीट की बात करें, शिफ्ट प्लस डिलीट की नहीं, अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट कर देंगे तो फिर वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, तो इसका आंसर होगा रिसाइकल बिन। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा होता अगर कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस डिलीट कर देते हैं तो फाइल कहाँ जाती है, तो आंसर क्या होगा? कहीं नहीं जाती, वो डायरेक्ट डिलीट हो जाती, परमानेंट डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सवाल बनता है, कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पहले समझ लिया है, अब हम डायरेक्ट आंसर में चलेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या होगा? MS एक्सेल। अच्छा, MS एक्सेल क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सॉरी ऑपरेटिंग एप्लीकेशन है ना, ऑपरेटिंग एप्लीकेशन है। तो क्योंकि हम एक्सेल के थ्रू क्या करते हैं, कुछ चार्ट बनाते हैं या फिर कोई लिस्ट बनाते हैं, बहुत सारे डेटा को एक पोस्ट पे इनपुट करते हैं और टैली वगैरह का सारा काम उस पर कर सकते हैं। उसके बाद MS वर्ड, ये भी एक ऑपरेटिंग एप्लीकेशन है। फोटोशॉप, इसे भी आप, क्योंकि इससे फ़ोटोज़ एडिट करना, फ़ोटो फ्रेमिंग वगैरह करना सब कुछ। विंडोज़ होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकते, है ना। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और सबको आता है। अच्छा देखिए, 2006 के आसपास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। उसका रीज़न ये है कि कंप्यूटर का तब कम से कम भारत में इतना ज़्यादा चलन नहीं था, ज़्यादातर लोग ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं थे, इसी वजह से बहुत ही, आप समझ लीजिए, लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चंस आते थे, है ना। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज के क्वेश्चन आप देखिए, काफ़ी मतलब ठीक ठाक लेवल है, ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड है। चलिए, तो ब्रेन किसे कहते हैं? CPU को। ठीक है, और जैसे हार्ड डिस्क तो डेटा स्टोर करती है, रैम अस्थाई मेमोरी है और रोम क्या है? एक स्थाई मेमोरी है। स्थाई और अस्थाई, ये वर्ड ध्यान रखना, बोलने में कई बार समझ में नहीं आता। स्थाई और अस्थाई, स्थाई का मतलब परमानेंट, कहते हैं ना उसकी स्थाई नौकरी है, मतलब परमानेंट जॉब है। कोई बोलता है वो अभी अस्थाई तौर पर नियुक्त हुए, मतलब वो टेम्पररी तौर पर नियुक्त हुए हैं। चलिए, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो अभी हमने क्या पढ़ा था, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं। अब एक बाइट में देखो, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? बिट्स। ठीक है, सबसे छोटी इकाई हो गई बिट्स। 4 बिट को ना हम निबल बोलते हैं, निबल, NIBBLE, 4 बिट को हम निबल बोलते हैं। और 1 बाइट बराबर होता है 1 बाइट इज इक्वल टू 8, और 16 बाइट क्या होता है? 2 बाइट के बराबर होता है। 32 जो बिट होती है वो होती है एक बड़ी डेटा इकाई बेसिकली हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा में होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, www का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सबको इसका आंसर लगभग पता होगा, जिसे नहीं पता वो देख लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे वाइड वर्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग रहता है और हम जल्दबाजी में कि हमें ये आता है उसे हम गलत कर देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। अब आइए, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये तो बार बार सेम टू सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो जी हाँ, घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जितने भी ये 1 डे एग्जाम्स होते हैं उसमें जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना वो लगभग सेम होते हैं, है ना। या तो फिर कोई करंट अफेयर में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कोई सुपर कंप्यूटर बन गया कहीं पर, या फिर जैसे अभी नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कंप्यूटर के लिए किया जा रहा है ना, तो वो अगर पूछ ले तो ठीक है। अदरवाइज सारे पुराने जो क्वेश्चंस थे उन्हीं को घुमाता फिराता रहता है ना। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस लगभग वही सभी एग्जाम में एक जैसे ही मान सकते हैं आप।
तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए क्या होगा? विंडोज़। क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, क्रोम भी एक सर्च इंजन है जिस पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। MS एक्सेल एक MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं? कोई भी डेटा आप उस पर स्टोर कर सकते हैं। डेटा मतलब फ़ोटो नहीं, आप कोई भी जैसे टैली कर सकते हैं, बहुत लंबी लंबी लिस्ट बना सकते हैं, है ना, इस तरह से स्प्रेडशीट तैयार कर सकते हैं बेसिकली। चलिए, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए अभी आपको याद होगा SMPT का फॉर्म, ठीक है। और कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी कौन सी होती है? अब ध्यान रखिए, अस्थाई की बात हो रही है, तो रोम क्या होती है? स्थाई होती है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी होती है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी होती है। और DVD क्या होती है? ये भी एक स्टोरेज मेमोरी है, लेकिन जो रैम होती है ये होती है अस्थाई। क्या होती है? अस्थाई। चलिए, URL का पता क्या होता है? मतलब URL है किसका पता होता है बेसिकली? तो क्या प्रिंटर का होता है? नहीं। हार्डवेयर का होता है? नहीं। कीबोर्ड का? नहीं। क्या आंसर होगा? वेबसाइट का। देखिए, अभी आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग को, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठे हैं, अभी आप या तो अपने घर पर हैं या हॉस्टल पर हैं या जो कहीं पर भी है ना, या कॉलेज स्कूल में है। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल पे बैठते हैं ना, तो यही सवाल आपको काफ़ी भारी लगेगा। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा में आया हुआ है। अभी आप नॉर्मल यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप कोई भी तुक्का, अच्छा ये, अच्छा नहीं है, ठीक है, गलत हो गया, बस इतना ही लगता है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपके ऊपर प्रेशर होता है कि गलत नहीं होना है। अगर गलत हुआ तो माइनस मार्किंग होगी, और माइनस मार्किंग हुई तो आप कट ऑफ पार्ट नहीं कर पाओगे। तो वो जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, उसकी वजह से आप हड़बड़ी में क्वेश्चंस गलत करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, इसीलिए हम MCQs PYQs प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चों का कहना है सर हमने एक बार सिलेबस पढ़ रखा है लेकिन हमें चीज़ें भूल जाती हैं। क्यों भूल जाती हैं? क्योंकि हम MCQ और PYQs प्रैक्टिस नहीं करते। चलिए, Ctrl+X का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आप सबको पता है, X का मतलब कट के लिए होता है। सेव के लिए Ctrl+S, कॉपी के लिए Ctrl+C, और पेस्ट के लिए Ctrl+V, और कट के लिए Ctrl+X। चलिए, HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो HTML का उपयोग आपको अच्छे से पता है, वायरस हटाने के लिए नहीं, डेटा स्टोर करने के लिए नहीं, गेम बनाने के लिए नहीं, क्या होता है? वेबसाइट बनाने के लिए। तो आंसर क्या होगा? वेबसाइट बनाने के लिए। आपने देखा होगा HTML वेबसाइट या HTML के रूप में आपका सिस्टम भी काम करता है जिसपे कोडिंग दिखती है। मतलब जो आज हम देख रहे हैं अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, वो नहीं होते, वो बिल्कुल एक बेसिक लेवल की एक कोडिंग होती है, ठीक है। आइए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, मतलब क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन ये सवाल बाद में फिर आया हुआ है। अब कंप्यूटर वायरस प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग कौन करता है? चलिए, ये नया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस कौन करता है? तो क्या मॉनिटर करता है? नहीं, ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। क्या होती है? आउटपुट डिवाइस। उसके बाद माउस क्या कोई डेटा प्रोसेस करता है? नहीं। स्कैनर कोई डेटा प्रोसेस नहीं करता, ये एक इनपुट डिवाइस है, बस वो डेटा देता है। उसके बाद प्रोसेस करने का काम क्या होता है? CPU, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। इंटरनेट के जनक किसे कहते हैं? फिर से वही सवाल, और आपको इसका पता होना चाहिए आंसर, टिम बर्नर्स-ली। चलिए, इसमें पूछा है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो कीबोर्ड कैसे, आपने कीबोर्ड यूज़ किया होगा तो आप बेसिकली उससे इनपुट करते हैं, है ना। आउटपुट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, स्टोरेज नहीं है, आप बेसिकली कुछ इनपुट्स देते हैं ताकि आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएँ। अब स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? देखिए, हर बार क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ वो हो रही है। स्थायी मेमोरी कौन सी होगी? रोम। जबकि लोगों को लगता है, हालांकि इस पे तो आप आंसर इजी होगा, रोम, लेकिन रैम और रोम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप ध्यान रखिए रोम। रोम आप याद कर सकते हैं इटली से, इटली जो है वो स्थायी है, और इस इटली को देखकर आप लोग को PM मोदी याद आ रहे होंगे, और मोदी के बगल में एक इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन? जॉर्जिया मेलोनी। अच्छा, मैं कोई कुछ कह नहीं रहा हूँ, है ना, मतलब मोदी जी हैं, वो कहीं भी बाहर जा रहे हैं, उनकी फ़ोटो बाहर आ रही है, तो बस मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। और इस पर बुरी बात क्या है भाई? अगर कोई वर्ल्ड लीडर बाहर जा रहे हैं और अपने दोस्त बना रहे हैं और साथ में चॉकलेट्स खा रहे हैं और इमोजी
सेल्फी ले रहे हैं, तो इस पर ख़राब बात क्या है ना। तो चलिए आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? अब ये नहीं है पूछा है ना। मतलब जो ओवर कॉन्फिडेंट वाले बच्चे होते हैं ना, ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं होता, उनको नॉलेज ठीक ठाक होता है, तभी तो ओवर कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन वही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनके सवाल गलत हो जाते हैं। तो आपको संयम रखना है ना। सवाल तो आपको आते हैं, लेकिन आप अगर उसे संयम के साथ, और आपका माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हों, है ना, कि जितने करूँगा शांति मन से करूँगा और सही तरीके से करूँगा। तो नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर है, तो बचा क्या? मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला पहला पेज क्या कहलाता है? कंप्यूटर पहला पेज क्या कहलाता है? तो आज मैं अपने बच्चों से शायद यही सवाल मैं डिस्कस कर रहा था, तो कुछ ने जवाब दिया वॉलपेपर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ने जवाब दिया है, किसी ने क्या, लगभग आधी क्लास ने जवाब दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे सवाल गलत भी हो जाते हैं फिर, है ना। टास्क बार, आइकॉन और डेस्कटॉप ये अलग अलग है। तो आज आइए देखते हैं कि सभी का मतलब क्या होता है, ताकि आप अगली बार ऐसी गलती ना करें, है ना। चलिए, तो सबसे पहले जब कंप्यूटर चालू होता है, तो चालू होते ही जो स्क्रीन दिखती है ना, जो स्क्रीन दिखती है उसे क्या बोलते हैं? वैसे तो इंटरफेस बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसे डेस्कटॉप बोलते हैं। उसके बाद आइकॉन। आइकॉन जो छोटे छोटे चित्र होते हैं, छोटे छोटे चित्र होते हैं, मतलब आप जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तो देखेंगे कहीं पर रिसाइकल बिन होगा, कहीं पर क्रोम का एक लोगो लगा होगा। तो इस तरह करके पूरा स्क्रीन पे कुछ ना कुछ लोगो होते हैं, और उसी को हम आइकॉन बोलते हैं। उसके बाद टास्क बार। जो टास्क बार होता है वो नीचे, जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आइकॉन्स होते हैं, है ना। इसका मतलब ये होता है इनको, ये अभी इस पर काम कर रहे हैं, है ना, इसके ऊपर आप काम कर, जैसे आप इसे क्रॉस करेंगे, कट करेंगे, तो ये यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है। वॉलपेपर आपको पता ही है, वॉलपेपर आप लगाइए, किसी अपनी खुद की लगाइए, अपने मित्रों की लगाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स की लगाइए, या फिर किसी खास व्यक्ति की लगाइए, वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, किसी खास व्यक्ति की जब आप वॉलपेपर लगाएं तो ध्यान रखें कि आप लैपटॉप आपके पास ही रहे, अन्यथा वो लैपटॉप आपसे छीना भी जा सकता है। ठीक है। चलिए, मतलब आपके मम्मी पापा द्वारा अगर आप किसी खास व्यक्ति की तस्वीर लगाकर घर चले गए कभी गर्मी की छुट्टियों में, और आपने सोचा चलो आज मम्मी को पंचायत मूवी दिखाता हूँ, और अचानक से वो स्क्रीन ओपन हो गई, तो पंचायत मूवी की जगह फिर घर पे एक नई पंचायत बैठेगी, है ना, और उस पंचायत के मुखिया होंगे, सरपंच होंगे आपके माता पिता। ठीक है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। जब भी आप कभी गर्मी की छुट्टियों में, होली, दिवाली, दशहरे में घर आएँ, तो ये जो वॉल पेपर हैं वो हटा के आएँ, उस पर कोई भगवान की मूर्ति लगा लीजिए, ताकि आप सेफ रहें। हाँ, मतलब भगवान का आज के डेट पे भगवान बचा ही लेंगे। चलिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला पहला पेज क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा डेस्कटॉप। चलिए, कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्ट की सबको पता है, Ctrl+C, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करें। इसमें से वेब ब्राउज़र, मतलब ब्राउज़र कौन सा है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS एक्सेल ऑपरेटिंग एप्लीकेशन है, और क्रोम क्या है? क्रोम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आप लोग, है ना, मैं भी यूज़ करता हूँ, तो क्रोम है। मतलब आप अगर वर्ड्स को समझेंगे ना, वेब ब्राउज़र वगैरह, तो ईजिली आप समझ पाएंगे। कंप्यूटर में सेव करने की शॉर्ट की अब देखिए, Ctrl+S। अच्छा, D, Z और A सबको पता है क्या होता है? चलिए, इसको भी देख लेते हैं। कंट्रोल कहाँ, इसको भी देख लेते हैं एक बार कि ये किस किस के लिए है ना। चलिए, Ctrl+A में क्या होता है? सेलेक्ट ऑल के लिए आप यूज़ करते हैं, है ना, सेलेक्ट ऑल। सेव के लिए यूज़ होता है। Z के लिए क्या होता है? इसे अनडू करने के लिए, है ना, अनडू। और Ctrl+D किसके लिए होता है? डिलीट करने के लिए। कोई चीज़ आप डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, पेस्ट करने की शॉर्ट की क्या होगी? पेस्ट। अच्छा, इस पर लिखा हुआ है वैसे, तो आंसर ईजिली मिल गया आपको, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, Ctrl+V। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? हाँ, ये सवाल बहुत देर से मैं ढूंढ रहा था। सेकेंडरी मेमोरी, सर रोम क्या होती है? परमानेंट, है ना, स्थाई। नहीं, सॉरी, ये होती है अस्थाई। रोम क्या होती है? रैम, सॉरी, चलिए, सॉरी, मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, शुरू करते हैं फिर से। जो रैम होती है वो क्या होती है? अस्थाई होती है, अस्थाई। रोम क्या होती है? स्थाई होती है। हार्ड डिस्क क्या होती है?
सेकेंडरी होती है ना। और कैच मेमोरी क्या होती है, इसको कैचे या कैश मेमोरी दोनों बोलते हैं बोलने वाले। तो इसे क्या बोलेंगे, जैसे आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो कोई कुछ ना कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो बच जाती है, और वो मतलब बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अस्थायी मेमोरी के रूप में सेव हो जाती है। हालांकि उसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसे आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि एक सीपीयू की एक तेज अस्थायी मेमोरी, मतलब कुछ देर के लिए रहेगी फिर वो अपने आप मिट जाएगी, है ना। तो ये कैश मेमोरी होती है। कैश नहीं कैचे मेमोरी, कैच मेमोरी, कैच कर लेता है। आप जब कभी अपना मोबाइल पे भी देखेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन जो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा ना, आप जाएंगे तो कैचे मेमोरी बहुत सारी होती है उसमें। जब आप उसे हटा देंगे तो आपकी काफ़ी सारी जो मेमोरी है वो खाली हो जाएगी। चलिए, कंप्यूटर में डेटा का सबसे छोटा इकाई क्या कहलाता है, तो क्या होता है, बिट। मतलब निबल बोल सकते हैं, लेकिन बिट ही होगा, है ना, बिट होता है। आइए, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं। अब वेब ब्राउज़र नहीं है की बात हो रही, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वेब ब्राउज़र है पहले तो। अच्छा, ओपेरा मैंने काफ़ी समय से नहीं देखा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार सैमसंग का फ़ोन लिया था, लगभग 2011-12 के आसपास, तो मुझे याद है इस टाइम पर ओपेरा हमारे मोबाइल फ़ोन पे हुआ करता था। ओपेरा मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद MS एक्सेल, आपको पता है ये एक ऑपरेटिंग एंड्रॉयड मतलब एप्लीकेशन होता है जिस पे आप स्प्रेडशीट बनाते हैं। मोजिला फायरफॉक्स आपने यूज़ किया होगा, गूगल क्रोम भी आपने यूज़ किया होगा। तो ये दोनों वेब ब्राउज़र हैं, ओपेरा भी वेब ब्राउज़र है। आंसर होगा MS एक्सेल, है ना। वो वेब ब्राउज़र नहीं बल्कि वो क्या है, वो है एक्सेल सीट बनाने के लिए। चलिए, कंप्यूटर में स्थायी रूप से डेटा कहाँ सेव होता है। कंप्यूटर में स्थायी रूप से डेटा कहाँ सेव होता है, तो अब यहाँ पर आप सोचेंगे स्थायी रूप से डेटा कैश मेमोरी में तो होता नहीं है, रैम तो अस्थायी मेमोरी है, और रजिस्टर जैसा कोई चीज़ होता नहीं है, तो आपकी हार्ड डिस्क में होता है ना। उसे सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। चलिए, अब आते हैं कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है। मुख्य सर्किट बोर्ड की बात हो रही है जिसपे पूरे सर्किट्स जुड़े होते हैं। तो मदर बोर्ड को मुख्य सर्किट बोर्ड बोलते हैं, और इसी से लगभग बाकी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, तो क्या माउस स्टोर करता है, नहीं। प्रिंटर नहीं। पेन ड्राइव नहीं, पेन ड्राइव स्टोर करता है। और स्पीकर नहीं। बाकी के सारे स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है ना, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस, माउस होता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, आंसर क्या होगा, पेन ड्राइव। जल्दी से हम 50 क्वेश्चन तक करते हैं और उसके बाद फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ताकि हम नए वीडियो की शुरुआत कर सकें। और अगले वीडियो में लगभग हम 50 से 70 क्वेश्चन करके इसे लगभग कंप्लीट कर देंगे। चलिए, कंप्यूटर में अंडू के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज़ होती है। सबको पता है Ctrl+Z। अब आप बोलेंगे बाकियों का भी बता दीजिए सर, ताकि हमें पता रहे। तो जो Ctrl+Y होती है, ये होती है रीडो के लिए, मतलब, है ना। और Ctrl+U किसके लिए होती है, अंडरलाइन के लिए। और Ctrl+Z मैंने बता ही दिया, पीछे के कार्य को अंडू करता है। आपने गलती से कुछ डिलीट कर दिया या गलती से कुछ लिख दिया, तो आप Ctrl+Z करके उसे वापस ला सकते हैं। और Ctrl+P किसके लिए होता है, ये कमांड होता है जो आप प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो ही ये कमांड काम करेगा, अदरवाइज नहीं। चलिए, 49 नंबर में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये MP पुलिस में आया था। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, सबको पता है। प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है ना। कीबोर्ड और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। आप कुछ बोलते हैं तो बहुत तेज से बाहर आवाज़ आती है, मतलब आउटपुट। कीबोर्ड क्या है, इनपुट। आप कोई भी चीज़ कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दे सकते हैं। फिर बनता है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है। तो स्थायी मेमोरी फिर से याद करिए, रैम स्थायी मेमोरी है, नहीं। कैश ये भी अस्थायी मेमोरी। रजिस्टर नहीं, रजिस्टर पता नहीं क्या है, बार बार आ रहा है। बेसिकली रजिस्टर CPU के अंदर होता है, और इस पर कोई मेमोरी जैसा कोई पार्ट नहीं होता है, जस्ट एक प्रोसेस के लिए होता है। हाँ, तो इसका आंसर होगा रोम। ठीक है, चलिए, तो हमने लगभग 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और मतलब ठीक ठाक प्रायिकता है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। और फिर भी आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि हम उन क्वेश्चंस को भी नेक्स्ट जो वीडियो हो उस पर
कर सकें। ठीक है, बाकी तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे ही, तो उसमें और बेहतर तरीके से हम उसे सीख सकेंगे। ठीक है।